वेलकम टू विज्ञान क्लासेस। दोस्तों मैं सुरेंद्र चौधरी आ गया हूँ अपना आगे वाला चैप्टर जो है डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स का पार्ट 2, जिसमें अब आज हम सारणिक के बारे में पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, उसके गुणधर्म जितने भी है वो टोटल की क्लास लेंगे। और एक बात और भैया, इसमें अपन पढ़ेंगे ए इनवर्स के बारे में भी, जो अपन ने आयु में छोड़ दिया था, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो भैया बिना किसी देरी के अपना चैप्टर 11वां का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं भैया। अब मैं बात करूँ, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स दे दिया आपको, एक मैट्रिक्स से समझाता हूँ। जैसे मैं ए बी सी डी, ये एक मैट्रिक्स दे दिया है ना। अगर मैं आयु दे दिया, अब इसको सारणिक में बदलने का सिर्फ एक छोटा सा तरीका है, ये लो ए बी सी डी, ये इसका सारणिक में बदल गया। अब मैं किसी ने पूछा भैया इसका वैल्यू कैसे निकालो, तो भैया करना कुछ नहीं है, आपस में इनको क्रॉस कर दो बस। इसको इससे गुणा कराओ ए डी, फिर माइनस बी सी, फिर इनको गुणा करा दो भैया, ये इसकी वैल्यू हो गई है ना। अब मैं बात करूं, जैसे ये हो गया पहला वाला है ना, 2 क्रॉस 2 का है सारणिक। हाँ एक चीज भैया, ये क्वेश्चन आया हुआ मैंने आपको बता दिया था उसमें भी, पहले वाली क्लास में जो अपने ली थी क्लास आयु की है ना, उसमें आपको एक चीज बता दी थी मैंने, वो थी कि सारणिक कौन से अवयव सारणिक बन सकते हैं, कौन से अवयव सारणिक बन सकते हैं। वो भैया केवल n क्रॉस n के बन सकते हैं, यानी जिसमें पंक्तियां और स्तंभ दोनों समान हो, वही अवयव अपने सारणिक में बदल सकते हैं। उनके अलावा वाले सारणिकों को, उनके अलावा वाले जो होते हैं ना अवयव, उनको सारणिक में नहीं बदला जा सकता। भैया ये 2 क्रॉस 2 का समझ में आ गया सारणिक आपको। चलो आगे देखते हैं इसमें है ना। अपन बात करें अब 3 क्रॉस 3 के सारणी को देख लो, ये A1 B1 A2 B2 C2 है ना, ये टोटल दे दिया 3 क्रॉस 3 का ये सारणिक है ना। अब मैं बात करूं है ना, अब एक ये होता है माइनर, एक होता है कोफैक्टर है ना। अभी देखते हैं माइनर कोफैक्टर को बाद में देखते हैं, पहले एक छोटी सी चीज दे दो आप, 3 क्रॉस 3 का सारणिक ले लो मेरे, तो क्या होगा, एक में 2 3 4 5 6 7 8 9। भैया इस सारणी को एक बार मैं सोल्व करना बता देता हूं आपको, छोटा सा तरीका है। देखो पहले मैं किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को ले लूं, जैसे मैंने पहले ही पंक्ति को ले लिया, 1 2 3 वाली पंक्ति को ले लिया है ना। भैया ये आपको थोड़ा सा एक बार रुको, इसमें ये क्वेश्चन आपको अभी बताएंगे, क्योंकि इनमें पहले माइनर और कोफैक्टरी जान लो आप। जैसे मैंने बात किया A1 के माइनर है ना, माइनर देखो अब देख क्या कह रहा है, माइनर होता क्या है, एक डिटर्मिनेंट जो सारणिक है, किसी अवयव के रो और कॉलम को समाप्त करने के लिए बना एक छोटा डिटर्मिनेंट माइनर होता है। अब ये देखो A1 का माइनर कौन सा हुआ, A1 को छोड़ दो और उसके ऊपर नीचे वाले को भी छोड़ दो, जो उसके साइड में है ना, और जो बच गया वो एक नया सारणिक बन गया ना, ये इसका माइनर हो गया। अब मैं बात करूं जैसे B2 की, ये B2 ये रहा। अब मैं देखो इसको और इसको छोड़ूंगा, बचा हुआ क्या हुआ, A1 C1 A3 C3, ये देखो इस हिसाब से माइनर बन गया। चलो आगे देखते हैं। अब एक स्कीम होती है इनकी साइन देने की स्कीम, जैसे मैंने अभी बताया था आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लिख दी। अब एक स्कीम होती है भैया, होता क्या है ना, वो होता है -1 की पावर, आप इनके जो कोऑर्डिनेट है ना जहां पे लिखा हुआ है, जैसे ये 1 1 पे है तो ऊपर 1 + 1 करो भैया, -1 की पावर 2, तो भैया ये पॉजिटिव है, तो पहला साइन देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है, ये साइन स्कीम में देखो। अब मैं दूसरे की बात करूँ, इसकी पोजीशन क्या है 1 2, पहली पंक्ति में दूसरा स्तंभ है ना, तो भैया ये -1 की पावर 1 + 2, तो -1 की पावर कितनी होगी 3 होगी, तो भैया -1 आया। तो भैया इसके देखो इसकी माइनस हो गया, फिर इसका प्लस, इसका माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी हिसाब से देते हैं। ये स्कीम है इनको फाइंड आउट करने की, कौन सी में कहाँ पे देना है। जैसे आपको पता नहीं हो भैया कि कौन सा, ये याद करने में काफी हो जाए कि भैया मेरे को तो याद ही नहीं हो रही, तो आपको कुछ नहीं करना, जो इनका निर्देशांक है ना जहाँ पे ये देखो कितने पे है, ये वाली ये है दूसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ में 2,3 हो गया इसका जगह, भैया -1 की पावर आप लिखो 2,3, 2 + 3, तो भैया -1 की पावर 5, तो ये क्या हो गया -1। भैया ये हमेशा सेम रहेगी साइन स्कीम, ऐसे नहीं है हर क्वेश्चन के साथ परिवर्तित हो रही है भैया, ये साइन स्कीम चेंज नहीं होगी। अब बात करूं मैं कोफैक्टर की, देखिए A1 है, A1 का कोफैक्टर क्या होता है, जैसे मैंने बात की, ये देखो A1 है, A1 का कोफैक्टर, इनको हटा दो, A1 के साथ वाला को बचा हुआ ये कोफैक्टर आ गया। अब ये नॉर्मल लिख दिया। अब मैं बात की B2 B1 के कोफैक्टर की, तो B1 वाली लाइन को हटा दो और बचे हुए को लिख दो A2 C2 A3 C3, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस का चिन्ह आ गया, क्यों आया, क्योंकि इसका जो है ना वो माइनस चिन्ह पे साथ आएगा है ना, जहां जहां माइनस चिन्ह है वहां वहां इनके साथ माइनस वाला चिन्ह देते रहेंगे। ये हो गया उसका कोफैक्टर, और वो था अपना
माइनर तो बिना चिन्हों के आता है और कोफैक्टर इन चिन्हों के साथ आता है। चलो आगे देखते हैं। अब भैया ये सारणिक का फॉर्मूला आ गया। जैसे मैंने 2x2 का सारणिक का आपको बता दिया था कैसे होता है। जैसे मैंने बात की ABCD, इसको सोल्व करने की क्या होगी, तो वो हो गया AD माइनस BC। अब मैं बात करूँ 3 को सोल्व करने की, जैसे मैं बात करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब भैया मैं किसी एक को ले लेता हूं, या तो किसी भी पंक्ति को ले लो, देखो या तो कोई सी भी पंक्ति ले लो या कोई से भी स्तंभ ले लो। आप किसी के साथ भी अगर इसकी वैल्यू निकालोगे ना, वो हमेशा ही सेम आने वाली है ना। तो भैया आप अपन क्या करते हैं, पहली पंक्ति को ही ले लेते हैं, पहली पंक्ति के हिसाब से इसकी वैल्यू कर। हम पहली पंक्ति में क्या करें भैया, ये रखो पहले तो 1 लिखो, 1 फिर गुणा करो इसके कोफैक्टर से। कोफैक्टर क्या हुआ 5, ये वाला, ये छोटा वाला ये बच गया ना इसका कोफैक्टर। भैया ये लिखो कोफैक्टर क्या है इसका, वो हो गया 5 6 8 और 9, ये लो। अब मैं बात करूं -2 रखू, देखो माइनस क्यों आया, क्योंकि भैया उसका कोफैक्टर के साथ, क्योंकि इसकी पोजीशन है माइनस माइनस में, साइन स्कीम में आपको पता चल गई होगी। अब मैं देखो 2 वाले को देखो, इसको मैंने हटाया यहाँ पे, तो ये क्या क्या आया 4 6 7 9। अब यही तो आया ना कि मैं बात करूं, देखो मैंने ये 2 था तो भैया मैंने इसको और इसको हटा दिया है ना, तो बचा हुआ क्या हुआ 4 6 ये 9 आ गया है भैया। समझ में आ गया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। फिर मैं बात करूं +3, क्योंकि 3 के साथ प्लस लगता है ना, और इसमें क्या हुआ 3 के साथ क्या बचेगा, ये देखो 3 के आसपास वाला हटा दो तो 4 8 7 5। भैया ये लिख दो 4 5 7 8। अब भैया इनको सोल्व कर लो। इनको सोल्व कैसे करेंगे, इनको करो गुणा, 9 गुणा 5 45 माइनस 6 8 48, लो -2। भैया इन दोनों को गुणा करो आप। अब यही तो करेंगे ना, सारणी को सोल्व करने का तरीका 2/2 के तो आपको आता है ना, ये रहा है ना। अब इन दोनों को करो, 9 चौक 36 और ये 42, ये लिखो प्लस, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे क्या होगा 8 गुणा 4 कितना होगा 8 चौक 32 माइनस 35। अब भैया इसको सोल्व कर लो आगे, देखो ये हो गया -3 हो गया, -3 बाहर 1 से गुणा होगा, ये माइनस हो गया, ये 2। अब इनमें से इसमें से घटाओ, कितना बचा भैया, ये -6 बच गया, +3 और अंदर क्या बचा -3। अब भैया इनको लिख दो, ये देखो -3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 12 और ये कितना हो गया -9। तो भैया इसका वैल्यू आ गई 0 है ना। वो कितनी भी आ सकती है, जरूरी नहीं 0 आए, कुछ भी आ सकती है ना। अब आप 3 को जब सोल्व करोगे ना, तो आप इनको डायरेक्ट लिख देना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला है ना, जो ये वाला पोर्शन है ना, आपको ये वाला है ना, ये वाला पोर्शन लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये वाला पोर्शन लिखने की जरूरत नहीं है। वहां पे आप डायरेक्ट है ना, ये वाला पोर्शन लिखो, ये वाला जो है ना, ये वाला पोर्शन लिखो आप यहां से डायरेक्ट है ना। इस हिसाब से देखो, इसमें देखा, ये देखो पहले A1 B1 C1 वाला ले लिया इसने है ना, ये देखो A1 ले लिया, यहाँ पे B1 वाला ले लिया है ना, और यहाँ पे C1 वाला ले लिया C1 को है ना। अब मैं बात करूँ, देखो ये देखो A2, ये सेकंड लाइन से दे रखा A2 B2 माइनस C2, ये वाला ले लिया। मैं बता रहा हूँ आपको, किसी से ले लो आप है ना, किसी से भी ले लो, आंसर हमेशा, अगर इसकी बात करूं, सारणी का मान कभी परिवर्तित नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं अपन, सारणी के छोटे छोटे से नियम है कुछ, वो देख लो। अगर मैं किसी भी सारणिक की पंक्तियों को उसके स्तंभों के साथ बदल दूं, जैसे मैंने ये देखो, ये दे रखी है A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। अगर मैं इनको संगत पदों के साथ बदल दूं, मतलब ट्रांसपोज कर दूं एक तरीके से, जैसे आव्यूह का ट्रांसपोज नहीं करते क्या अपन, वैसे सारणिक का ट्रांसपोज कर दो। तो भैया ये देखो A1 B1 C1 हो गया, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये ऐसे कर दिया। तो भैया सारणिक के मान जो डेल्टा से डिनोट करते हैं अपन सारणिक के मान को, उसमें कोई परिवर्तित नहीं होगा, वो जैसे एज इट इज ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, वो एज इट इज ही रहेगा। अब मैं बात कहूँ क्या होता है, देखो जैसे मैंने बोला कि मैं किसी यदि किसी स्तंभ या किसी डिटर्मिनेंट की 2 आसन पंक्तियों के रो को 2 आसन स्तंभों के साथ बदल दो, मतलब वो कुछ नहीं है। देखो इसने दे दिया, या तो मैं किसी इसकी, ये देखो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, इनको मैं आपस में बदल दूं। जैसे मैंने R को क्या, ये R1 है ना, ये देखो भैया ये R1 थी, ये R1 थी और ये R2 की थी, मैंने यहाँ पे लिखा R1 इंटरचेंज R2, यानी R1 की जगह मैंने R2 कर दी, R2 की जगह मैंने R1 को लिख दिया। ये देखो यही तो किया है मैंने, ये देखो A2 B2 C2 ऊपर आ गया, फिर A1 B1 C1
A3 B3 C3। तो भैया जो डेल्टा का मान आएगा नया, अब जो नया डेल्टा का मान आएगा ना वो नेगेटिव आएगा। अगर बात करूं कैसे, जैसे मैंने बात की, क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन दे रखा हूं मैं, एक क्वेश्चन दिया मेरे पास, दिया हुआ है डेल्टा इज इक्वल टू 4, यदि मैंने तो लिखो यदि R3 इंटरचेंज R2 है ना, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो भैया डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर वो -4 हो जाएगी, क्योंकि एक को चेंज किया 4 की, फिर मैंने फिर से चेंज कर दिया, चलो ये हो गया -4 आ गई। अब देखो क्वेश्चन आ गया अपने पास -4 हो गया, और फिर आ गया यदि, फिर मैंने दे दिया कि R2 इंटरचेंज इंटू R1 है ना, तो फिर वैल्यू कितनी हो जाएगी, वापस 4 हो जाएगी। मतलब एक बार करोगे तो माइनस का, फिर अगर दोबारा कोई चेंजेस कर सकते हो तो फिर वो वापस प्लस हो जाएगा, फिर करते हो फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे चेंज होता रहेगा भैया। ये इसके कुछ बेसिक से नियम हैं, इनको देख लो। ये बोल रहा है कि भैया कोई भी अगर अपने को वो दे रखा है, सारणिक दे रखा है कोई भी, अगर उसकी 2 आसन पंक्तियां या फिर कोई 2 आसन स्तंभ समान हो, जैसे बात करिए इसमें एग्जांपल देखो, A1 ये देखो A1 B1 C1 A1 B1 C1, ये दोनों आसन समान है, देखो ये दोनों पूरी टोटल डिजिट समान है, तो भैया इसका वैल्यू हो जाती है 0। उस सारणी का मान डायरेक्ट आप शून्य लिख सकते हो। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके, है ना, क्वेश्चन आ गया कि जैसे मैंने लिखा 1 2 3 36 55 44, और नीचे दे दिया वापस वही 36 या 1 2 3 दे दिया, 1 2 3 दे दिया। भैया इसकी देखो ये दोनों R1 और ये R3 है ना, ये C1 ये C2 ये C3 और ये R2। भैया ये देखो R1 और R है ना, R1 इज इक्वल टू R3 है, अपने को दिया हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे, ये 1 है, 1 2 3 1 2 3, तो भैया इसका डायरेक्ट आप रख सकते हो मान 0। भैया ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं वहाँ पे, जहाँ पे थोड़ी टिपिकल सा होगा सोल्व करने के लिए, लेकिन जब आप देखोगे भैया ये दोनों सेम है, इसका वैल्यू डायरेक्ट 0 रख सकते हो। या वो दे दिया कि एक, मैंने ये दे दिया सारणी की, ये 0 0 0 1 2 3 4 5 6, अगर 3 समान है तो टोटल का मान 0 हो सकता है। वो कैसे, जैसे मैंने 0 को लिया 0, फिर इन दोनों को गुणा करूंगा, इन दोनों को गुणा करूंगा, कुछ भी आएगा, फिर ये वाला लिखूंगा, फिर -0, फिर जो बचा हुआ उनको गुणा करूंगा, फिर आगे प्लस वाला 0 और उनको गुणा। भैया तीनों 0 से गुणा हो रहे तो वैसे ही 0 हो गया। ये अपना आगे वाला ये जो नियम कह रहा है ये वाला, है ना, इसने दे दिया कि किसी पंक्ति स्तंभ के अवयव शून्य हो तो भैया डिटरमिनेंट का मान शून्य होगा, होता है। ये लो देख लो, अपन ने देख लिया कि तीनों शून्य हैं तो यह डिटरमिनेंट का मान 0 हो गया, है ना। भैया समझ में आ रहा है आपको क्या कर रहा हूँ मैं। अब मैं बात करूँ, देखो मैंने आपको सारणिक में समझाया था कि मैं अगर किसी सारणिक है जैसे 5 4 6 7 8, ये आव्यूह है, सॉरी आव्यूह, अगर मैं x को अंदर गुणा करता हूँ किसी भी संख्या तो सब होता है ये 5x 6x 7x या 8x। लेकिन भैया मैं अगर ये डिटरमिनेंट होता, ये सारणिक होता 6 7 ये 8 है ना, तो भैया ये सबसे गुणा नहीं होगा, ये पर्टिकुलर, या तो आप ये लिख दो 7 8, या फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 5x 7x 6 8, या मैं लिख दूँ इसको ये 5 7 6x 8x, या मैं इसे लिख दूँ 5 6 7x 8x। यानी आप है ना x को या तो बात करें अपन पर्टिकुलर लाइन रो के साथ गुणा कर दो, या पर्टिकुलर इस कॉलम के साथ कर दो, या किसी दूसरे कॉलम या दूसरे रो के साथ कर दो, सिर्फ एक से ही गुणा होगा ये x, है ना। ये चीज सारणिक में होती है, जबकि डिटरमिनेंट में सभी के साथ ये गुणा होता है। जैसे मैंने बात की x को गुणा किया, ये सभी में होता है, जबकि इसमें मैट्रिक्स मतलब डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है, मैट्रिक्स में होता है सिर्फ। ये चीज याद रखने की है, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में थोड़ा सा अंतर। वहां पे ये देख लेना, अगर ये वाला सिर्फ ये खड़ी लाइन दे रखी है ना आपको, तो भैया ये सारणिक है, और अगर ऐसी लाइन दे रखी है पैक कर रखा, तो भैया ये आव्यूह है। ये चीजें याद रखना, है ना। अब मैं बात करता हूँ, देखिए एक छोटी सी चीज़ और आपको याद है या नहीं है वो देखता हूँ। मैंने आपको बताया था, अरे भैया हट जा तू, अरे हट हट क्यों नहीं रहा, ये हट क्यों नहीं रहे हो भैया, अरे ये कुछ गड़बड़ हो रखी है भैया आपने। चलो अपन तो छोड़ो इसको, नेक्स्ट में देखें। यार ये कुछ गड़बड़ क्या होगी, चलो ये अपन देखते हैं, एक बार इसको देखते हैं। यहाँ पे ये देखो क्या कह रहा है, इसको यार हट नहीं रही, चलो इसको देख लेंगे, इसका दिक्कत क्या हो रही है इसके साथ एक बार।
चलो आप तो ये देखो ये क्या कर रहा है। अगर मैं बात करूं जैसे सारणी की A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है, A3 B3 C3 है ना, तो भैया इसमें होता क्या है, अगर मैं इनको तीनों को कुछ पर्टिकुलर से जोड़ दूं है ना, और उनको मैं अलग अलग करने बैठूं, अगर जैसे मैंने इसमें जोड़ा A1 को अल्फा से जोड़ दिया, फिर B1 ऐसे C1 ऐसे, यानी अल्फा बीटा गामा को मैंने जोड़ दिया, तो भैया अलग अलग करूंगा तो ये एक नया सारणिक बना देगा, अपने साथ दोनों को ले जाएगा। ये भैया यही चीज़ है, छोटी सी चीज़ आपको समझाने की थी, बस कुछ वो काम की नहीं आएगी ये यहाँ पे ज़्यादा आपको। चलो अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो भैया सही है, चलो अपन देखते हैं ये। इसका वैल्यू बताओ भैया, सारणी की वैल्यू आपको पता है 2 क्रॉस 2 की कैसे करेंगे कि 6 को तो मैं गुणा करूंगा -2 से और 7 को करूंगा 3 से। भैया 6 गुणा -2 -7 गुणा -3, तो भैया गुणा करो, ये तो हो गया -12, ये माइनस माइनस प्लस हो गए और ये 21, तो भैया टोटल कितनी वैल्यू आई भैया इसकी 9, तो भैया ये इसका आंसर हो गया 9। अगर मैं बात करूँ इसमें आओ, दोनों को गुणा करता हूं मैं, तो ये हो गया साइन 10 डिग्री गुणा कोस 80 डिग्री माइनस, ये देखो माइनस कोस है, माइनस कोस 10 गुणा साइन 80 डिग्री, या इसको लिखो आगे क्या कर सकते हैं अपन, साइन 10 डिग्री कोस 80 डिग्री, ये प्लस हो गया, ये कोस 10 गुणा साइन 80। अब ये एक चीज देखो, मेरे को फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे देखो, साइन एक्स प्लस कोस डॉट कोस वाई प्लस कोस एक्स प्लस साइन वाई, तो ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, तो भैया ये कितना होगा साइन 90 डिग्री, तो भैया इसका वैल्यू कितनी आई 1, तो भैया इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब तो चलो देखो ये अपना सारणी का बेसिक्स कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अब अपन ज्यादा डिले नहीं करेंगे, चलो ये हाँ, तो भैया देखो आप आगे वाली क्लास में आ जाना, ले लेना क्लास है ना, जो इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की होगी, और क्वेश्चन वही होंगे जो भैया एग्जाम में आने वाले हैं, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं कराएंगे भैया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मिस मत करना, आप छोड़ना मत कि भैया मैं इसको छोड़ दूं। भैया इस टॉपिक में से क्वेश्चन आपको एकदम सॉलिड वाले क्वेश्चन मिलेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कोई 1-2 क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसमें से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखो आप एक बार सोच के देखो कि अपन ने बात की है ना, अपन ने बात की क्या कि अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे टोटल, और अगर 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे हैं, तो भैया ये देखो कितना बड़ा वेट, 27 टॉपिकों में से है 25 क्वेश्चन आने हैं, और उनमें से भी 3 क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर से आ रहे हैं, तो भैया ये देख लो कितना मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हुआ आपके लिए। तो भैया इसकी क्लास मिस मत करना, इसीलिए अपन ने इसको 4 क्लासों में किया है, नहीं होने को 2 क्लासों में भी अपन कर देते कि सारणी को आयु को एक साथ समझा देते और कर देते, लेकिन भैया चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इस पर ध्यान देना, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है आपको इस चैप्टर को। इसके एक्सटर्नल क्वेश्चन चाहिए तो भैया आप कांटेक्ट कर लो मेरे से, तो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू। तो भैया नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगी, और इसको नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे हो सके तो, और फिर अगला वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू भैया।